everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to discuss all the NCERT questions that have been asked in the very first part of the chapter The Comet. तो हम already इसका explanation, इसकी summary सब कुछ discuss कर चुके हैं कि exactly इस chapter में बात किसकी हो रही है, that is the comet, right? It is a celestial body. और first half में हम देखते हैं इनके discoverer के बारे में, that is दत्तादा या फिर मनोज दत्ता. कैसे वो एक टेलीस्कोप खरीदते हैं, देन उनका हमेशा से एक ड्रीम था टू डिस्कवर अ कॉमेट एंड एज एन एमेटर एस्ट्रोनॉमर ही वाज एबल टू डू इट. सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि एक डिस्कशन चल रहा है बिटवीन जेम्स फॉर्सिथ एंड जॉन मैकफर्सन रिगार्डिंग द इल इफेक्ट्स और द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट दैट कैन हैपन एनी टाइम इन 6 months जब ये कॉमेट जो है अर्थ से कोलाइड करेगा. तो उस पर डिस्कशन चलता है एंड फाइनली दे डिसाइड कि उनको एक कॉन्फ्रेंस बुलानी है और उसमें वो लोग सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं दे आर गोइंग टू डिस्कस कि एग्जैक्टली कैसे वो इस कॉमेट को रोक सकते हैं. अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो तो हम देखेंगे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इन द नेक्स्ट चैप्टर. बट अभी हमें डिस्कस कर लेने चाहिए सारे क्वेश्चंस दैट हैव बीन बेस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट पार्ट एंड स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन वेरी फर्स्ट 2 halves ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज व्हाई डज इंद्रानी देवी डिसलाइक दत्तादास हॉबनॉबिंग विद दिव्या. तो देखो पहले तो पता होना चाहिए इंद्रानी देवी कौन है. वो है मनोज दत्ता की वाइफ और दिव्या क्या है, वो है टेलीस्कोप का नाम जिसका नाम मनोज दत्ता ने रखा है दिव्य चक्षु. बट बिकॉज इंद्रानी देवी जो है वो यही देख रही है कि जब से टेलीस्कोप उनकी लाइफ में आया है तब से मनोज दत्ता सिर्फ उन्हीं के साथ लगे रहते हैं, यानी वो पूरा टाइम स्टार गेजिंग करते रहते हैं अपने टेलीस्कोप से. तो सॉर्ट ऑफ इंद्रानी देवी जो है दिव्या को या दिव्य चक्षु को एक अनादर वुमन की तरह ट्रीट करती है, एक लेडी की तरह ट्रीट करती है उनके हस्बैंड की लाइफ में. ठीक है, इसीलिए वो उसका पूरा नाम नहीं लेती, उसको एक नाम नॉर्मली दे दिया जैसे वो किसी और फीमेल को बुला रही हो, दिव्या. हॉबनॉबिंग का मतलब है यहाँ पे जो एक सीक्रेट टॉकिंग होती रहती है, यानी पूरा टाइम जो एक कम्युनिकेशन चल रहा है बिटवीन द टेलीस्कोप एंड दत्तादा. ऑब्वियसली टेलीस्कोप बात नहीं करता है बट पूरा टाइम वो जो स्पेंड करते हैं उसे कहा गया है हॉबनॉबिंग. सो इंद्रानी देवी ऑब्वियसली डिड नॉट लाइक इट बिकॉज जो दत्तादा है somewhere he was not indulged in his normal family life in another डेली हाउस चोर्स एंड ही वॉज ऑलवेज देयर विद दिस टेलीस्कोप. तो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि टेलीस्कोप ने पूरा टाइम ले लिया है उनके हस्बैंड का. दैट्स व्हाई शी समवेयर डिसलाइक्ड इट. क्लियर? ऑल राइट. So the answer to this question is Dattada had a telescope which he called Divya Chakshu. तो दत्तादा क्या बुलाते थे इसको? दिव्य चक्षु. ये भी कह सकते हो कि दत्तादा या फिर मनोज दत्ता भी लिख सकते हो, आपको जैसा भी चाहिए. He was very fond of stargazing and would enjoy spending a lot of time with his telescope trying to discover a comet in the night sky. So what used to happen is he was very fond of stargazing and it is also related to his हमेशा की जो उनकी ड्रीम है that is उनको एक कॉमेट डिस्कवर करना है. So this is related with that. तो उनको बड़ा अच्छा लगता था अपना टाइम स्पेंड करना इन स्टार गेजिंग. देन उनको हमेशा से एक कॉमेट डिस्कवर करना था. So he used to spend a lot of time with this telescope that is दिव्या या फिर दिव्य चक्षु. Indrani Devi called the telescope Divya and disliked Dattada's hobnobbing with it as she thought that the telescope was like a woman who had ensnared her husband. तो देखो अगर ये सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है ना जैसे 1-2 मार्क्स का तो डायरेक्ट बता देना आप, यही सीधे यहाँ से स्टार्ट कर देना. बट अगर ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है तो हमने थोड़ा बता दिया कि भैया ये है क्या, दिव्या या दिव्य चक्षु है क्या, तो वो हमने बता दिया वो टेलीस्कोप है. देन इंद्रानी देवी को ये अच्छा नहीं लगता था कि उनके हस्बैंड पूरा टाइम टेलीस्कोप पे काम कर रहे हैं, पूरा टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं इन सब स्टार्स को एंड कॉमेट्स डिस्कवर करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि ये टेलीस्कोप एक अनादर वुमन की तरह है जिसने एक स्पेल या एक मंत्र फूंक दिया हो उनके हस्बैंड पे, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस ट्रैप में आ गए थे. सो शी यूज्ड टू कंसिडर दिस टेलीस्कोप एज नॉट समथिंग लाइक अ टेलीस्कोप, लाइक अ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. शी यूज्ड टू कंसिडर इट समथिंग जो कि एक क्लेवर, एक कनिंग वुमन की तरह है जिसने उनके हस्बैंड को एक ट्रैप में बांध लिया हो. Dattada was always busy during night with Divya. He never cared for his wife or about himself, so his wife disliked it as her enemy. तो इसीलिए वो टेलीस्कोप को या दिव्या को इतना ज़्यादा डिसलाइक करती थी बिकॉज कहीं ना कहीं वो उसको अपना एनिमी समझती थी. बिकॉज शी यूज्ड टू टेक ऑल द टाइम ऑफ मनोज दा और दत्तादा जो है पूरा टाइम जो है वो उसी में स्पेंड कर देते थे. वो ना अपनी वाइफ से ज़्यादा बात करने में टाइम स्पेंड करते थे, ना ही वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे बिकॉज वो स्वेटर भी भूल जाते थे ठंड में. तो ओवरऑल ऑल दीज थिंग्स
things or all these pointers makes Indrani Devi to hate telescope or to not like the hobnobbing that is there between the Datta and telescope. Clear? All right. नेक्स्ट इज शी इज कंप्लेनिंग एंड स्माइलिंग. व्हाई इज शी स्माइलिंग? कौन है शी भाई? यहाँ पे एक ही फीमेल कैरेक्टर की बात हो रही है अभी, दैट इज इंद्रानी देवी. तो इंद्रानी देवी जब एकदम से उठती हैं आधी रात को, उनका ध्यान जाता है कि उनके हस्बैंड फिर चले गए रूफ पे स्टार गेजिंग करने, दिव्य चक्षु के साथ हॉबनॉबिंग करने, तो इसीलिए वो जो है थोड़ी एंग्री होती हैं एंड शी इज काइंड ऑफ बोल सकते हो फ्रस्ट्रेटेड एंड अनॉयड विथ द टेलीस्कोप. ठीक है, बट देन सडनली उनको हंसी भी आ जाती. शी कुड नॉट शी कुड नॉट रिफ्यूज टू स्माइल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इसीलिए क्योंकि वो ये सोचने लगती हैं कि उनके हस्बैंड जो है वो कितने बड़े भुलक्कड़ हैं, बिकॉज उनको उनके डॉक्टर ने ये बोला है कि उनको ठंड के टाइम पे ज्यादा ध्यान रखना है, बट बिकॉज वो इतने फॉन्ड हैं अपनी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कि ही डिसाइडेड कि वो बिना स्वेटर पहने ही इतनी रात में, इतनी ठंड के टाइम जो दिसंबर का मंथ है, वो चले जाता है. सो ऑब्वियसली उनकी वाइफ को हंसी जाती है कैसे उनके हस्बैंड इतना ज्यादा भूलते जाते हैं चीजों को या फिर इतना ज्यादा ध्यान अपने ऊपर नहीं देते हैं. क्लियर? ऑल राइट. So Indrani Devi had complaints about rejed Divya. Rejed का मतलब क्या होता है? It is a word which is used to show your anger, your frustration. ठीक है, तो गुस्सा दिखाने के लिए ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं, rejed Divya, rejed pen, rejed work. ठीक है, तो मतलब जिस पे आपको गुस्सा है आप वो यहाँ rejed यूज कर सकते हो. The Tada's telescope, as it has cast a spell on her husband. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसने एक spell यानी एक मंत्र फूंक दिया हो किस पे? उनके husband पे. But she could not help smiling on how utterly oblivious her husband was of the practical problems of living. तो वो पहले गुस्से में सडनली शी स्टार्टेड स्माइलिंग बिकॉज वो अपने आप को रोक नहीं पाती है हंसी से, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज आती है कि उनके हस्बैंड कितने ज्यादा भुलक्कड़ हैं, अटरली फॉरगेटफुल, अटरली ऑब्लिवियस मतलब बहुत ज्यादा भूल जाते हैं जल्दी चीजों को, एंड ही इज नॉट कीपिंग द थिंग्स इन हिज माइंड रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ हिज लाइफ. यानी कि उनको जो प्रैक्टिकली नॉर्मली चीजों पे ध्यान देना चाहिए वो भी वो कहीं ना कहीं नहीं दे रहे. ऑल्दो हिज डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड, ही वुड नॉट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इफ इट वाज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर. तो वो यही सोच रही थी कि क्योंकि उनके डॉक्टर ने या मनोज दत्ता के डॉक्टर ने उनको बोला भी है कि भाई ठंड के टाइम ज्यादा ध्यान रखना है, ज्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं, बट फिर भी उनके बेड के जस्ट साइड में जो चेयर रखी है उसी पे एक स्वेटर रखा है, वो वहां से भी उठा के उसको पहन के नहीं जा रहे. इसका मतलब कितने ज्यादा भुलक्कड़ है. तो इसलिए उनकी वाइफ को इस बात पे हंसी आ जाती है. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट वाज दत्ताजा सीक्रेट एम्बिशन. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हमेशा से उनका एक ड्रीम रहा है कि वो क्या करें, एक कॉमेट को डिस्कवर करें, बिकॉज उन्होंने देखा भी है कि बहुत से एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स यानी जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं वो ज्यादातर कॉमेट्स डिस्कवर करते हैं. सो ही ऑल्सो हैड अ ड्रीम समवेयर कि हाँ वो भी शायद ही कॉमेट डिस्कवर कर लेंगे. So like every other amateur astronomer, Datta had a secret ambition that he would one day discover a new कॉमेट. तो उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि हाँ एक दिन वो जो है एक नया कॉमेट डिस्कवर कर लेंगे. टू हिम द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम. और क्यों और कैसे होगा? ऑब्वियसली ये जो टेलीस्कोप उन्होंने खरीदा उनका मानना था कि इसी के थ्रू वो ये ड्रीम फुलफिल कर पाएंगे. तो देखो अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो जस्ट राइट टिल दिस पॉइंट बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी वर्ड लिमिट ऑब्वियसली ज्यादा एक्सटेंड कर दोगे आप. तो आपको सिर्फ यहीं तक मेंशन करना है. इफ इट इज जस्ट अ 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन तो लिख सकते हो. एंड टू फुलफिल दिस ड्रीम टेलीस्कोप वुड बी द वन जो कि उनका हेल्प करेगा इस तरीके से, या फिर टू हिम द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द ड्रीम. क्लियर? सो दिस इज वन मोर पॉइंट व्हिच यू कैन ऐड इफ इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट डिड ही डू टू अचीव इट. क्या कुछ किया उन्होंने इसको अचीव करने के लिए? तो ऑब्वियसली उनको ऐसा लगता था कि उनको अपनी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए बहुत सारा पैसा और या फिर टेलीस्कोप, ठीक है ऐसा कह लेना चाहिए, एक अच्छा टेलीस्कोप, क्योंकि अच्छा पैसा होगा तभी वो टेलीस्कोप खरीद पाएंगे. दूसरी बात बहुत ज्यादा स्पेयर टाइम, बहुत ज्यादा फालतू टाइम होना चाहिए जब उनके पास कोई काम ना हो. तो जब उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द थिंग कि वो रिटायर हो गए, अब ऑफिस नहीं जाएंगे, तो टाइम तो बहुत था और रिटायर होते हैं तो पैसा भी बहुत मिलता है उनको, तो उससे वो एक टेलीस्कोप खरीद लेते हैं. सो दिस इज हाउ वो रात भर लगे रहते हैं, पूरा टाइम लगे रहते हैं वो स्टार गेजिंग में और वो कॉमेट को ढूंढने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट ही डिड टू अचीव और टू फुलफिल his dream. So being an amateur astronomer, Datta had always longed to have enough money to buy a good telescope and enough spare time to gaze the night sky with it.
सो ऑब्वियसली ही हैड दीज टू थिंग्स इन हिज माइंड कि बहुत सारा पैसा हो ताकि टेलीस्कोप खरीद पाए, और बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम है, बहुत ज़्यादा फालतू टाइम हो ताकि वो स्टार गेजिंग कर पाए. He waited for his retirement to fulfill his desire and bought an 8-inch long telescope which he called Divyachakshu or Divine Eye. Every night Dattada would sit with Divya and spend the nights in stargazing with the hope of discovering a comet. So obviously जैसे रिटायरमेंट हुआ, अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक टेलीस्कोप खरीदा जिसका नाम उन्होंने दिव्य चक्षु रखा या डिवाइन आई कह सकते हैं जिसको. फिर हर रात को वो बैठे रहते थे टेलीस्कोप को लेकर और स्टार गेज करते रहते थे सो दैट कभी ना कभी वो कॉमेट उनको दिख जाएगा. बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर करते तो वो अपनी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए इतना कुछ नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ड्रीम है, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू क्रैक IIT JEE, तो ऑब्वियसली डेली बिल्कुल उतने नंबर ऑफ आवर्स जो है आपको देने पड़ेंगे, आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा. ऐसे सिर्फ हफ्ते में 1-2 दिन पढ़ोगे तो मिल जाएगा क्या? नहीं. सिमिलरली ही यूज्ड टू गिव ऑल हिज टाइम, ऑल हिज एफर्ट्स इन जस्ट काइंड ऑफ डिस्कवरिंग द कॉमेट, बिकॉज वही उनका क्या था? ड्रीम था, लाइफ टाइम ड्रीम था. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ कॉमेट एज गिवन इन द स्टोरी. जनरली साइंस में नहीं जाना है कि एक कॉलम बना के डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हो दोनों में, नहीं. इस चैप्टर में क्या मेंशन किया गया है वो आपको बताना है कि भाई प्लैनेट की तरह कॉमेट भी घूमते रहते हैं ऑर्बिट में, बट उनके जो ऑर्बिट्स हैं वो इतने ज़्यादा सेम या अलाइक नहीं है प्लैनेट के ऑर्बिट से. वो थोड़े क्या है? एक्सेंट्रिक, हाईली एक्सेंट्रिक इनफैक्ट ये लिखा है. तो बस आपको वही पॉइंट बताना है. क्लियर? ऑल राइट. So according to the story, comets are new objects that come from the remote corners of the solar system. ठीक है, कॉमेट्स है क्या कि भाई सोलर सिस्टम के बिल्कुल थोड़े डिस्टेंट रिमोट कॉर्नर से ये आते हैं. Like planets, comets also orbit around the sun, but their orbits are highly eccentric. और जैसे कि planets हैं वैसे ही comets भी orbit में घूमते हैं, but yes उनकी orbit जो है बहुत ज़्यादा eccentric है. Hence, once in a while, a comet comes closer to the sun. A comet has a longish tail that is lit brilliantly by the sunlight, and then suddenly it recedes into darkness, not to be seen again for years or centuries. और जैसे ही ये पहुंचते हैं भाई क्लोज सन के पास, इनकी जो टेल है बहुत बड़ी होती है, लॉन्गिश होती है, वो एकदम से ब्रिलियंटली बिल्कुल एक रोशनी दिखती है, इट इज लिट ब्रिलियंटली, एंड देन सडनली वो कहीं दूर चला जाता है और सालों साल तक फिर नहीं दिखता है. तो देखो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, गो फॉर ऑल दीज लाइन्स, बट यस अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली क्या बताओगे कि कॉमेट्स are new objects that also revolve in the orbit around the sun, but their orbits are highly eccentric. ठीक है, तो इतना ही लिखना पड़ेगा आपको. comets are new objects like planets, they also orbit around the sun, but their orbits are highly eccentric. So this is the only difference जो इसमें बताया गया है. Clear? All right. Why was Dattada hopeful that he would discover a new comet soon? अब इसमें ये भी लिखा है ना कि भाई इनके पास तो सिर्फ 8 इंच का टेलीस्कोप था, बाकी जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास तो इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, राइट. तो वो जब इतना ज़्यादा श्योर नहीं होते हैं कॉमेट के लिए तो ये कैसे इतने श्योर थे? बिकॉज ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉजिटिव थे. दूसरी बात इनका कहना था कि जो नॉर्मली प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनका टाइम बाकी प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा जाता है, उनका ध्यान वहाँ होता है, तो वो ये जो स्टार्स होते हैं इन सब में ध्यान देते हैं. ठीक है, ना कि वो ये सब चीज़ें देखेंगे कि उनको एक कॉमेट को ढूंढना है विच इज़ एन इनसिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट फॉर देम. तो इसीलिए ज़्यादातर एमेटर एस्ट्रोनॉमर्स ही कर पाते हैं इस चीज़ को, और वो भी होपफुल थे, ऑप्टिमिस्टिक थे कि येस ही वुड ऑल्सो बी एबल टू डिस्कवर अ न्यू कॉमेट. क्लियर? ऑल राइट. So Dattada was hopeful that he would discover a new comet soon because he was optimistic and he knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. So yes, Dattada hopeful थे कि वो एक नया comet बहुत जल्दी discover कर लेंगे क्योंकि वो optimistic थे, एक तो positive minded थे. दूसरी बात उनको पता था कि professionals अपने खुद के पहले की assigned projects में ज़्यादा busy होंगे, तो वो सिर्फ faint stars और nebulous galaxies को देखते हैं. अब ये क्या है faint star nebulous galaxies? सबको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन में. ठीक है, इन दिस प्रोसेस दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग एज अ कॉमेट व्हिच दे माइट नॉट एक्सपेक्ट टू सी एनीवे. और इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए वो क्या करेंगे, ये एक जो छोटी सी इनसिग्निफिकेंट चीज़ है कॉमेट उसको मिस कर देंगे, एंड वैसे भी वो इसके बारे में सोच नहीं रहे होते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट amateurs had often discovered new comets which the professionals had mostly missed. और ये भी एक फैक्ट है कि जो नए नए होते हैं, जो प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, वो ढूंढ लेते हैं कॉमेट को. दिस इज समथिंग जो कि एक फैक्ट है. क्लियर? ऑल राइट.
नेक्स्ट इज व्हाई डज दत्तादा से आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। सो अब ये किसकी बात हो रही है भाई, कॉमेट डिस्कवर हो गया, दत्तादा को बहुत फेम मिला, नेम मिला, क्योंकि आर्टिकल के पब्लिश हुआ आर्टिकल, उसमें फिर प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही थे, जो सबसे बड़ा एशिया का टेलीस्कोप है उससे प्रूफ किया गया कि दत्तादा कॉमेट सच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ भाई, पब्लिसिटी मिलने लगी, बड़े लोग बुलाने लगे इनको सेरेमनीज में, पार्टीज में, और ऐसे इन्विटेशंस आ रहे थे। तो ये खुद एक इंट्रोवर्ट है, ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है दत्तादा को, तो इसकी वजह से इनको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता था एंड ऑल। इसीलिए दिस वाज द रीजन कि क्यों दत्तादा को लगता है कि काश मैंने कॉमेट डिस्कवर किया ही नहीं होता, ताकि मुझे ये इतना ज्यादा शोर शराबा, इतनी नेम फेम जो है वो नहीं देखने को मिलती। क्लियर, ऑल राइट। So while returning from one ceremony, Dattada muttered to himself in disgust. तो वो धीरे से अपने आप को बोलते, जब वो ऐसी ही एक काटी एक सेरेमनी से वापस आ रहे थे, I almost wish I had not discovered this comet because the discovery of the new comet brought in unwelcome publicity. He never wanted that publicity, he never wanted that fame, but वो unwelcome था तो right, इसीलिए बोला है कि उनको ये unwelcome publicity मिली to the introvert Dattada। और दूसरी बात, ये introvert थे, अपने आप में रहना पसंद करते थे, तो घुलते मिलते नहीं थे। He was not an extrovert. He did not like such public events and ceremonies। तो इसीलिए ये 3-4 रीजंस हैं। एक तो अनवेलकम पब्लिसिटी आई, दूसरी बात ये इंट्रोवर्ट है, तीसरी बात इनको ये सेरेमनीज, इवेंट्स, इन सब में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वाई इज हिज वाइफ अनहैप्पी अबाउट द डिस्कवरी। इंद्रानी देवी भी बोलती हैं कि मैं भी यही सोचती हूँ कि काश आपने कॉमेट को डिस्कवर नहीं किया होता। तो वो क्यों ऐसा सोच रही है? बिकॉज इंद्रानी देवी को ऐसा लग रहा था कि कॉमेट जब भी आता है तो कुछ इल इफेक्ट्स लाता है, कुछ गलत रिजल्ट्स होते हैं उसके, और इस वजह से वो नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड जो इतने अच्छे इंसान हैं उनका नाम एक कॉमेट से जुड़े। क्लियर, ऑल राइट। So Dattada's wife Indrani Devi was unhappy with the discovery of the comet because she thought that comets bring ill luck। उनका मानना था कि कॉमेट से बैड लक आता है, सब कुछ गलत गलत होता है, और cause unnatural calamities to earth, या फिर अननेचुरल यानी कि जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, ऐसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जैसे कैलामिटीज देखने को मिलती हैं ऑन अर्थ। शी विश्ड दैट अ गुड मैन लाइक दत्तादा शुड नॉट हैव बीन एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ अ कॉमेट। और वो यही सोच रही थी कि उनके जैसे हस्बैंड जो इतने अच्छे इंसान हैं उनका नाम नहीं जुड़ना चाहिए किससे, कॉमेट से। क्लियर, सो दिस इज व्हाई उनका दिस इज द रीजन जिसकी वजह से इंद्रानी देवी को भी लग रहा था कि नहीं ये कॉमेट डिस्कवर नहीं होना चाहिए। तो दोनों के रीजन अलग अलग हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सर जॉन गेट होल्ड ऑफ जेम्स ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। तो हमें पता है कि सर जॉन मैकफर्सन जो हैं वो डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ को बुलाते हैं, राइट। अब डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ ने इस कॉमेट दत्ता पे बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह की, कैलकुलेशंस किए एंड एवरीथिंग, और उस पे बेस्ड उन्होंने एक पेपर तैयार किया जिसपे उन्होंने मेंशन किया कि भाई एनी टाइम अर्थ के साथ कोलिजन होना पक्का है, किसका, इस कॉमेट का, और उसकी वजह से क्या होगा, जो लाइफ है ऑन दिस प्लैनेट दैट वुड एंड। तो जब ये चीज जो है वो किसको देते हैं, एडिटर ऑफ नेचर दैट इज मिस्टर टेलर, और उनको बोलते हैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उसको जल्दी से पब्लिश करा दो। अब जो मिस्टर टेलर है वो सर जॉन के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और सर जॉन को भी बहुत ज्यादा नॉलेज है, इज वेरी वेल नोन पर्सन। तो इसीलिए वो सर जॉन का एक ओपिनियन लेने के लिए उनके पास चले जाते हैं, उनको ये मैन्यूस्क्रिप्ट देते हैं। एंड व्हेन सर जॉन मैकफर्सन रेड इट, ही वाज ऑफ द थॉट कि भाई अगर ये लोगों को पता चल गया तो बहुत भयंकर पैनिक क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि भाई वो जेम्स से बात करेंगे, राइट। तो सर जॉन को मिला कैसे, उनको मिला मिस्टर टेलर के थ्रू, जो कि एडिटर भी है नेचर के और इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और सेकंड ओपिनियन के लिए वो इनसे मिलते हैं और इनको ये पेपर देते हैं। क्लियर, ऑल राइट। So Sir John got hold of James' original manuscript from Mr. Taylor, who was the editor of Nature and was also his friend। तो सर जॉन जो है उनको जेम्स का जो ये पेपर है वो इसीलिए मिलता है क्योंकि वो मिस्टर टेलर से उनको मिल जाता है, बिकॉज वो एडिटर भी है नेचर के एंड ही वाज आल्सो हिज फ्रेंड। ही मेट हिम एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड द पेपर टू हिम एंड आस्क्ड हिम फॉर हिज ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू अ प्रोफेशनल रेफरी। तो पहले कि वो किसी प्रोफेशनल को पास ऑन करते ये पेपर, उसके पहले ही वो बातचीत कर लेते हैं किससे, सर जॉन से, और सर जॉन के पास इस तरीके से ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ जेम्स फोर्सिथ आ जाता है। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट द पेपर मेक्स। उस पेपर में क्या लिखा था, ऑब्वियसली यही कि कॉमेट दत्ता जो है वो अर्थ से कोलाइड करेगा ही, और उसको नहीं कर सकते हैं अवॉइड, इट इज नॉट एविटेबल, लाइक इट इज इनएविटेबल ऐसा बोल लो। एंड ऑल्सो जो कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस जिसके बारे में तो बातचीत बाद में होती है, तो बस मेजरली यही है यहाँ पर कि भाई जो लाइफ है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इट वुड एंड एनी मोमेंट, और ये किस लिए होगा, बिकॉज कॉमेट दत्ता जो है वो अर्थ से कोलाइड करेगा। क्लियर, ऑल राइट।
सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द पेपर मेक्स इज, या फिर द पेपर मेड इज, आपको जैसा लिखना वैसे लिख सकते हो, दैट कॉमेट दत्ता इज लाइकली टू कोलाइड विद प्लैनेट अर्थ, या फिर द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द पेपर मेड वाज दैट कॉमेट दत्ता कुड हैव कोलाइडेड एनी मोमेंट विद प्लैनेट अर्थ। तो आपके ऊपर आप जो भी टेंस यूज करो, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज रिटन मेक्स, तो आपको उसी तरीके से लिखना ज्यादा बेटर होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में ये था कि कॉमेट दत्ता किसी भी वक्त प्लैनेट अर्थ से कोलाइड कर सकता है, टकरा सकता है। डन, ऑल राइट। Next is, why does Sir John say that James paper should not be published? Obviously, he thought कि अगर ये किसी को भी न्यूज़ पता चलेगी, अभी आपको ये न्यूज़ पता चले कि एनी टाइम एनीथिंग कैन कोलाइड विथ प्लैनेट अर्थ और इसकी वजह से सब कुछ एंड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हम डर जाएंगे, एक पैनिक क्रिएट हो जाता, राइट? तो उसको ध्यान में रखते हुए सर जॉन ने सोचा कि भाई अगर ये लोगों को पता चल जाएगा तो एक अलग ही टाइप का पैनिक क्रिएट हो जाएगा, किसमें? पूरी पब्लिक में। तो दिस इज द रीजन व्हाई ही थॉट कि ये पेपर को पब्लिश नहीं करना चाहिए। क्लियर, ऑल राइट। So Sir John said that the James paper should not be published because he was afraid that the dreadful news, यानी कि जो डरावनी न्यूज है, of the inevitable collision, यानी कि unavoidable collision of the comet with Earth might cause widespread panic in the world, यानी कि बहुत ज्यादा पैनिकिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी हर जगह। एक होता है ना कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, इस वजह से उनका ये डिसीजन था कि भाई ये न्यूज बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई द पेपर शुड नॉट बी published. Clear? All right. Next question is, what do the two men finally decide to do? यानी कि जॉन मैकफर्सन एंड जेम्स फॉर्सिथ, बोथ ऑफ देम फाइनली केम टू अ कंक्लूजन कि भाई उनको एक कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ेगा लाइक इन अ वीक्स टाइम, जो कि सर जॉन का माना था, बट जेम्स वाज थिंकिंग इट टू बी इम्पॉसिबल, और इस तरीके से वो फिर एक्सपर्ट से डिस्कस करेंगे सो दैट कुछ ना कुछ तो वो कर लें ताकि वो इस कोलिजन को अवॉइड कर पाए, या थोड़ा कुछ भी डिफ्लेक्ट वगैरह कर पाए, जो कि इनका डिसीजन निकलेगा ना वो हम देखेंगे भी इन द नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर? सो दिस इज हाउ दे कम टू दिस conclusion. So the two men finally decided to organize a secret conference of international experts to plan to avert the impending calamity. तो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि भाई एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस रखेंगे, ऑब्वियसली तो लोगों को पता चल जाएगा। दूसरी बात, इंटरनेशनल एक्सपर्ट यानी जो भी बेस्ट लोग हैं पूरे वर्ल्ड से, उन सबको बुलाया जाएगा ताकि ये लोग प्लान कर पाएं कि जिससे ये अवॉइड कर पाएं या फिर इस चीज को रोक पाएं, किसी कोलिजन को, विच वॉज द इम्पेंडिंग कैलामिटी, यानी बहुत जल्दी आने वाली जो कैलामिटी थी उसको वो रोक पाएं। सो दिस इज हाउ they came to a conclusion. Clear? All right. So with this we finally come to an end of the topic. That is all the NCERT questions of this chapter, that is Comet Part 1. बहुत ही कम questions थे, but yes they are kind of covering the complete chapter. इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि ये पता हो कि कौन है मनोज दत्ता दा, उनका क्या ड्रीम था, किस तरीके से वो फुलफिल करते हैं, दिव्य चक्षु क्यों बोलते हैं, दिव्य चक्षु का मतलब क्या है? डिवाइन आई। ठीक है, इंद्रानी देवी का क्या मानना था, क्यों उन्हें पसंद नहीं था टेलीस्कोप, क्यों उन्हें पसंद नहीं आया कॉमेट की डिस्कवरी, ऑल दिस। एंड ऑल्सो बाकी कॉमेट्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स ही नहीं करते हैं, मतलब इतना अच्छा उनके पास टेलीस्कोप होता है वो नहीं कर पा रहे हैं कॉमेट डिस्कवर, तो ये कैसे कर लेंगे? दैट इज मिस्टर दत्ता दा। तो ये सब हम चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकेंड हाफ में बहुत कम क्वेश्चन हैं आई गेस, बट ये सेकेंड हाफ में आपको पता होना चाहिए डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ के लिए कैसे लेटर आता है, कैसे एनवेलोप आता है, फिर जॉनसन जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर था उसकी बातचीत आपको पता होना चाहिए। देन सर जॉन क्या बात करते हैं जेम्स के साथ, जेम्स फॉर्सिथ का क्या मानना था इसके बारे में, क्यों वो चाहते थे पब्लिश होना चाहिए, एंड फाइनली क्या डिसीजन ये लेते हैं। ऑल आर दीज थिंग्स दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अच्छे से एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, समरी भी देख चुके हैं, तो आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक, बट यस इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।